Dear students, welcome to you CR International School online classes. I hope that everyone is fine at your places. Now let us restart 10th class SST Geography. ठीक है, लेसन 4 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हमारा टॉपिक खनिज का कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये लेंथी है, इसलिए हमें टुकड़ों में इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ा है और जल्दबाजी में कुछ छूट जाता है, इसलिए धीरे धीरे मैंने इसको लिया है। हालांकि जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा बहुत मैं पहले करवा चुकी हूँ हॉलीडे से पहले, लेकिन कुछ बच्चे बार बार इसके विषय में पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ती हूँ। देखिए, जो खनिज है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पहला सवाल यही होता है। हमने खनिजों की टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन आज हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेन चीज हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये खनिज मिलते कहाँ से हमें। हम खनिज कर रहे हैं 3 दिन से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये खनिज हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खनिज हमें आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। मैं एक एक वर्ड का अर्थ समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगी, आपको ध्यान से सुनना है ताकि ये थोड़ा सा टिपिकल है और आपके माइंड में क्लियर हो जाए। देखिए, आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा फटने के कारण उनसे खनिज प्राप्त होते हैं। आग्नेय यानी आग उगलती हुई जब पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी की जो फटती है तो उससे जो मैग्मा या लावा है वो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं से बाहर आकर जम जाता है, मैग्मा के रूप में या लावा के रूप में भूपृष्ठ से बाहर की तरफ धकेला जाता है। ध्यान देना इस बात पर, भूगर्भ से, भूपृष्ठ से यानी पृथ्वी के नीचे से मैग्मा या लावा के रूप में जब कोई चीज अंदर से निकलती है, बाहर आकर वो जमती है तो ठोस रूप में होती है। अंदर से निकलेगी तो तरल तथा गैस दोनों अवस्थाओं में हो सकती है और ये खनिज हमें दरारों, जोड़ों, भ्रंशों तथा विद्रोह आदि के रूप में मिलते हैं। अब दरारें कैसे? जैसे ज्वालामुखी की क्रिया है, जब ज्वालामुखी क्रिया होगी इसमें पृथ्वी में कंपन होगा, या तो भूस्खलन होगा, धरती फटेगी, या फिर इसमें दरारें सी पड़ जाएंगी, जिसके कारण जो लावा है अंदर का वो बाहर निकलेगा किसके थ्रू? दरारों के थ्रू, या जहां कहीं भी जोड़ होंगे पृथ्वी में उनके थ्रू, विद्रोह के थ्रू, छोटे छोटे जो छेद से बन जाते हैं, छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो गए उनके थ्रू, या भ्रंशों में जहां पर चट्टानों में टूट फूट होती है उनके कारण। इस तरह से इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ये हमें आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी जहां से निकलता है मैग्मा और लावा के रूप में, और कायांतरित चट्टानें एक चट्टान जब दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित, काया अंतर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से दरारों, जोड़ों, भ्रंश और विद्रोह के रूप में खनिज बाहर आकर हमें मिलते हैं। अंदर से जब निकलते हैं लावा और मैग्मा के रूप में, जब ये निकलते हैं और बाहर आकर ठोस रूप में जम जाते हैं, जिनसे हमें कई तरह के खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से खनिज? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। आपको ध्यान रखना है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, इस तरह के जो खनिज है वो हमें आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं या कायांतरित चट्टानों से। अगर शॉर्ट में आ जाए, आपको एग्जांपल ये देकर पूछ ले कि खनिज कहाँ से मिलते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से। और इस तरह के क्वेश्चन एसएस में शॉर्ट टाइप में आते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, आपका ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज कंप्लीट। उसके बाद हम लेते हैं, ये 2 रूपों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैग्मा या लावा के रूप में ही बाहर निकलते हो, हमें ये 2 रूपों में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें सिराओं के रूप में, सिराएं कौन सी? जो छोटे जमा होते हैं, जब भूपृष्ठ से ये बाहर आते हैं तो छोटे जो जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जम जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिराएं। ठीक, और जो वृत्त जमा होंगे, बड़े जमा होंगे, उन्हें हम कहेंगे परतों के रूप में। पर एक के ऊपर परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तो वो मोटे हो जाते हैं, ऊपर परत पे परत चलती चली जाएगी, जिसको हम संस्तर परत भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये बड़ी परतों के रूप में चले जाते हैं। ध्यान रखना है, सिराएं छोटे जमा, परतें बड़े जमा। ठीक, बड़े जमा कह सकते हो, वृत्त जमा भी कह सकते हो। उसके पश्चात इनका निर्माण कैसे होता है? क्षैतिज परतों में आपस में जब एक दूसरे से परतें एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं,
या तो क्षैतिज परतों में निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा यानी जमाव होता रहता है। निक्षेपण एक तरह से किसी चीज के जमने को कहते हैं, अवसादों के जमने को, ठीक है। संचयन इकट्ठा होना और जमाव के रूप में जहां पर ये मिलते इकट्ठे होकर जमते चले जाते हैं। इस तरह से ये हमें दो रूपों में मिलते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ अवसादी चट्टानों में, जहाँ हम एक खनिज संस्तर और परतों के रूप में, जैसे कि हमें यहाँ मिले थे वैसे ही यहाँ मिलेंगे। 3 तरह की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, कांक्रीट चट्टानें, अवसादी चट्टानें। अब हम आ रहे हैं अवसादी चट्टानों पर। अवसादी चट्टानों में जितने भी खनिज मिलते हैं हमें परतों के रूप में, परतें कौन सी, छोटे बहाव जमाव में मिलेंगे, बड़ी बड़ी परतों के रूप में मिलेंगे। मैंने यहाँ बताया था ना आपको, परतें कहते हैं बड़े जमाव को। तो जो अवसादी चट्टानों से जो खनिज निकलेंगे वो आपको बड़े बड़े जमाव के रूप में, या फिर संस्तर परतों के रूप में। संस्तर मतलब एक स्तर की परत, दूसरे स्तर की, तीसरे स्तर की, उनके ऊपर जमते जमते चले जाते हैं और बड़े जमाव का रूप ले लेते हैं। ये हमें 2 रूपों में ही मिलते हैं। किस तरह से, वो भी 2 रूपों में थे, छोटे जमाव बड़े जमाव, और ये भी 2 रूपों में ही मिलते हैं। कौन से, अवसादी चट्टानों में मिलने वाले खनिज। ये कुछ का निर्माण तो लंबी अवधि के पश्चात, लंबे समय के बाद होता है, और अत्यधिक उष्मा के कारण जब पृथ्वी पर व्यूहताप बढ़ जाता है और दबाव बढ़ता है तो उसके कारण ये चट्टानों से बाहर आते हैं। तो पहला रूप में तो ये जब मिलेंगे हम, जब बहुत लंबे समय लग जाता है इनको बनने में, और बहुत लंबे समय के बाद अत्यधिक उष्मा में दबाव के कारण ये पृथ्वी पर से बाहर निकलते हैं। दूसरे रूप में जब मिलते हैं वाष्पीकरण होता है, जब पृथ्वी के अंदर जो शुष्क प्रदेश है हमारे भारत में, वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तब हमें ये मिलते हैं। कहने का तात्पर्य में अब एक क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं यहाँ से। देखिए, शुष्क प्रदेश हमारे कौन से, पश्चिमी राजस्थान या गुजरात, तो वहां कौन सी चट्टानें, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में भी इनका वाष्पीकरण शुष्क प्रदेशों में ज्यादातर होता है, तो वहां से ये हमें खनिज मिलते हैं। इस तरह के खनिज कौन कौन से हैं, जिप्सम, पोटास तथा नमक। कौन कौन से, जिप्सम, पोटास और नमक, ठीक है। उसके पश्चात हम आते हैं तीसरी तरह के खनिज, हमें कहाँ मिलते हैं, धरातलीय चट्टानों में। धरातल का मतलब है ये पृथ्वी, धरातल सतह, इसके ऊपर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, चट्टानों के अपघटन से। जब चट्टानें टूटती हैं, टूट फूट होती है चट्टानों में, तो क्या होता है, अघूर्णन, जब चट्टानों में अपघटन क्रिया होती है, तोड़ फोड़ होती है, किसी भी कारण से हो, भूस्खलन से हो, भूकंप से हो, या कोई तूफान आए, किसी भी कारण से जब ये चट्टानें टूटती हैं, अपघटन होता है, तो उसके पश्चात कुछ तो बह जाती हैं। देखो, जब नदियां बहती हैं तो भी अपघटन क्रिया होती है, क्योंकि पानी अपने साथ नदियों को बहते हुए लाता है, और जब लाता है तो उसमें इतनी तेज आवाज होती है, अगर आप वहां खड़े होते ऐसे लगेगा पता नहीं कोई जनरेटर चल रहा हो, इस तरह की साउंड आती है वहां पर, बहुत पत्थरों को कूटने की। इस तरह से चट्टानों से नदियां जब शोर करते हुए निकलती हैं तो वहां पर अपघटन क्रिया को उत्पन्न करती है, और वहां से क्या होता है, जो घुलनशील तत्व है वो तो नदियों के साथ चले जाते हैं, जो अघुलनशील यानी जो ऐसे हैं जो घुलते नहीं हैं, वो वहां पर शेष रह जाते हैं। तो ये धरातलीय चट्टानों में इस तरह के, धरातल के ऊपर जो चट्टानें होती हैं वो अपघटन क्रिया के पश्चात कुछ तो बह जाती है अपने साथ लेकर कुछ खनिजों को, और कुछ जो बच जाते हैं उनसे ये निर्माण होता है। कौन कौन से ऐसे, बॉक्साइट इसका उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ ले, देखो मैं 1 मार्क के क्वेश्चन आपको साथ लेकर चल रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, इसीलिए इसको ज्यादा समय देना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको क्लियर होता चलेगा, प्लीज कोऑपरेट मी, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद प्लेसर निक्षेप तथा जलोढ़ जमाव के रूप में। आप प्लेसर निक्षेप हम किसे कहते हैं, जब नदियां यहाँ से उत्तरी मैदानों से अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद, गाद या निक्षेप लाती हैं और इनको लाकर जमा कर देती हैं। निक्षेपण का मतलब है जलोढ़ जमाव का जमा होना। नदियों का अपने साथ जिस तरह के जलोढ़ लाती हैं, जल ओढ़कर, यानी जो खनिज नदियों के साथ बहा कर लाए जाते हैं, किसी एक जगह पर जम जाते हैं तो उसे निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं, या प्लेसर निक्षेप कहा जाता है उन्हें। ये पहाड़, अब देखो नदियां इस हिस्से में होंगी या यहाँ होंगी, तो ये पहाड़ियों की तलहटी में या यहाँ उत्तरी मैदानों में मिलते हैं। ये जमाव के रूप में मिलते हैं,
और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये घर्षित नहीं होते, घिसते नहीं है। अगर ये घिसते तो पानी के साथ निरंतर नदियां आती हैं, हर साल नदियां बहती रहती हैं। जब जब बारिश आएगी या जब जब बर्फ पिघलेगी, जब जब हिमालय नीचे आएगी तो ये ऐसे आते रहते हैं, तो ये घर्षित हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। इनको ध्यान रखना कि जलोढ़ जमाव के रूप में ये आते हैं और ये वहां से घर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से, और देखिए ना सबसे बड़ी बात, जो जलोढ़ जमाव के रूप में नदियां अपने साथ लाती है वो कीमती खनिज होते हैं, सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि, जिन्हें हम बहुमूल्य खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर। उसके पश्चात मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां पर राजस्थान आ जाता है, थोड़ा सा हमारा गुजरात का हिस्सा आ जाता है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन सी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें। यहाँ पर खनिज मिलेंगे आपको जिप्सम के रूप में, पोटास के रूप में, नमक के रूप में, सोडियम के रूप में, क्योंकि वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ हमें खनिजों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद महासागरीय जल में, जैसे ये यहाँ पर हमारा अरब सागर है, यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हिंद महासागर है, तो महासागरीय जल में भी हमें विशाल मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। ऐसा देखो, नमक हमें महासागर के जल से मिलता है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, ये हमें महासागरीय जल से प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, बहुतायत में, बहुत मात्रा में हमें महासागरीय जल से खनिजों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपने देखा कि देखो पृथ्वी पर कोई भी चीज है वेस्टलेस नहीं है, चाहे वो चट्टानें हैं चाहे वो जल है, हमें हर जगह से खनिजों की प्राप्ति होती है। उसके बाद आते हैं खनिजों के वितरण में असमानता क्यों। देखो 5 जगह से मैंने आपको बताई है कि ये कैसे 6 जगह से, सॉरी, कि कहाँ से हमें खनिज मिलते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आग्नेय तथा कांतिज जगह, दरारों, जोड़ों, विद्रोह तथा भ्रंशों के रूप में। ठंडे होकर ये जब जम जाते हैं, ठोस रूप में आ जाते हैं, तब इनसे खनिज निकलते हैं। कौन से? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। फिर दूसरे 2 हमें मिलते हैं सिराओं के रूप में, परतों के रूप में। सिराएं छोटी और परतें बड़े रूप में। उसके बाद अवसादी चट्टान, यहाँ से हमें संस्तर शैलों के रूप में मिलते हैं और इसमें ऊष्मा व दबाव के कारण होता है, लंबे समय के बाद या फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद। ठीक है। यहाँ चट्टानों में कौन कौन सा? पोटास, नमक। देखो ये नमक एक ऐसा खनिज है जो हमें यहाँ से भी प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से भी, और हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी मिलता है और महासागरीय जल में भी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम ने 3 जगह पर नमक डाल दिया है, तो जहां जहां से प्राप्त होगा हमें चाहिए कि वो स्थान ज्ञात होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से जिप्सम, पोटास और नमक के बाद धरातलीय चट्टानों में। पृथ्वी के ऊपर जो अपरदन क्रिया होती है, अपघटन होता है, उससे कुछ चट्टानें तो बह जाती हैं, कुछ जो शेष रह जाती है उनसे हमें ये खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। क्लियर। उसके बाद प्लेसर नीचे, जब यहाँ से उत्तरी मैदानों से नदियां बहते हुए आती हैं, अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद, जलोढ़ साथ लाती हैं और उन्हें जहां भी जमा करती है तो उनसे हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखने की बात है कि ये खनिज कभी घर्षित नहीं होते, कभी घिसते नहीं है। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम इस तरह के बहुमूल्य खनिज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा निरंतर होती है। यहाँ वाष्पीकरण प्रक्रिया शुष्क प्रदेश है, शुष्क है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो वो भी हमारे काम आती है, उससे भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? जिप्सम, पोटास और नमक। उसके बाद महासागरीय जल से हमें विशाल मात्रा में ग्रंथिकाओं के रूप में, मैग्नीज ग्रंथिकाएं होती है, उस रूप में मिलते हैं। ये ध्यान देना आपको किस किस रूप में कौन कौन से खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन, और ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। महासागरीय जो जल है वो हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक शुरू होता है, खनिजों के वितरण में असमानता क्यों है, कि कहीं खनिज ज्यादा है, कहीं कम है और कहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा किस कारण से है। तो देखिए ये प्रकृति है, सब चीजें कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अलग अलग हिसाब से वितरित हैं, तो यहाँ खनिजों के वितरण में भी उसी कारण से असमानता है। देखो भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक संरचना के हिसाब से हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है उसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं टीले हैं, कहीं प्रायद्वीपीय पठार है, तो कहीं उत्तरी मैदान है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं उनके वितरण में भी असमानता है। देखो कोयला है, ये हमें कहाँ से मिलता है? पहाड़ों से, प्रायद्वीपीय पठारों से, और इसमें राजस्थान है, यहाँ से भी हमें
इस तरह के खनिज मिलते हैं जहाँ भौगोलिक संरचना के कारण बनते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं। भौगोलिक रूप से हमें अधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। ये अधिकतर हमें राजस्थान में या फिर हमें प्रायद्वीपीय पठारों में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ के मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रक्रिया में विविधता। प्रक्रिया कैसे, जैसे उत्तरी मैदान है, यहाँ पर जितनी ज्यादा नदियां आती हैं शायद कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर खनिजों की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर यहाँ प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर भी नदियां, तो यहाँ भी खनिजों की प्राप्ति हमें होती है। उत्तरी मैदानों का निर्माण जो है वो जलोढ़ों से ही हुआ है, और प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण हुआ है, ये हुआ है आपके ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। तो यहाँ भी खनिज हमें मिलते हैं, लेकिन किस कारण से, प्रक्रियाओं में विविधता के कारण। आपको ये ध्यान रखना है, जिस तरह से खनिजों की बनने की निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग तरह की विविधता है, विभिन्नता है, जिसके कारण से हमें विभिन्न रूपों में खनिजों की प्राप्ति होती है। या फिर समय का बड़ा महत्व खनिजों की प्रक्रिया में। देखो कोयला है, ये किस्मों को इसकी बांटा गया है समय के हिसाब से, जो जितना पुराना कोयला है वो उतना ही उत्तम है। देखो कोयला है, इसके बनने में बहुत समय लगता है, और 2 भूगर्भिक युग्म शैलों से कोयले की प्राप्ति होती है। मैंने आपको ऑलरेडी कोयले वाला जब टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया। तो उसमें क्या है, जो गोंडवाना कोयला है ये 200 मिलियन साल पहले, 200 लाख साल पहले निर्मित हुआ, और जो टर्शियरी 55 मिलियन वर्ष पहले। तो ये कोयले की किस्में हैं, और समय का महत्व किस लिए कि जितना समय के बाद जो कोयला बनता है वो उतना ही ज्यादा सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है, उसका उतना ही फायदा। जितना समय ज्यादा लगेगा इनके बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये अति उत्तम किस्म का बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपका टॉपिक था खनिजों के वितरण में असमानता क्यों है, इसकी 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए। पहला भौगोलिक संरचना, दूसरा प्रक्रिया में विविधता, और तीसरा मैंने बताया समय का महत्व। इन चीजों के कारण ये अलग अलग से बनते हैं। उसके बाद ये देखिए कि हमें कहाँ से कौन सा खनिज ज्यादा मिलता है। जो दक्षिण पठार है वहां पर आपको कोयले के और अभ्रक के प्राप्ति ज्यादा होती है। देखो अभ्रक जो है ये जो झारखंड है, कोडरमा स्थान है झारखंड का, वहां पर अभ्रक अग्रणी राज्य माना गया। अग्रणी सब जहां से सबसे ज्यादा अभ्रक निकलती है ये आपके झारखंड की कोडरमा में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दक्षिण पठार है इसमें कोयला और अभ्रक ज्यादा मात्रा मिलते हैं। गुजरात और असम में, मैंने कल आपको समझाया, यहाँ अंकलेश्वर में, वहाँ असम में, ये बम्बई में, यहाँ पर आपको खनिज तेल ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये राजस्थान का हिस्सा पड़ता है यहाँ पर एलो खनिज मिलेंगे, जिनमें लोहे का अंश नहीं होगा, क्योंकि ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा होते हैं। उत्तरी भारत में जो हमारा उत्तर का ये बीच का हिस्सा है, यहाँ थोड़ा इनसे नीचे, ये यहाँ पर किसी प्रकार के खनिज नहीं है, लगभग ना के बराबर खनिज है। इस तरह से, और देखो जो राजस्थान में मोनोजाइट रेत है, इसमें आपको थोरियम नाम की खनिज की प्राप्ति होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको आज मैं इतना ही बताऊंगी कि खनिज हमें किन किन रूपों में मिले, खनिजों का वितरण असमान क्यों है, और किस क्षेत्र में कौन से खनिज ज्यादा है। देखो दक्षिण पठार में जैसे आपका कोयला अभ्रक है, ये आपके झरिया, बोकारो, रानीगंज, यहाँ इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। गुजरात और असम में आपको खनिज तेल मिलेंगे, आपके मुंबई में भी। राजस्थान में आपको अल्हो खनिज, जहाँ जैसे आपको यहाँ राजस्थान है, यहाँ पर अवसादी चट्टानों में खनिजों की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पर महासागरीय जल होगा वहां से आपको नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। तो ये देखो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कहीं चट्टाने ज्यादा है, कहीं नदियां ज्यादा है, तो नदियों के कारण जलोढ़ जमाव के रूप में हमें खनिज मिलते हैं, चट्टानों के कारण हमें आपको परतों के रूप में, शस्त्रों के रूप में खनिज मिलेंगे, और जहां आपकी ये शुष्क प्रदेश है वहां पर वाष्पीकरण के द्वारा खनिज बनते हैं, तो आपको वहां से नमक, सोडियम जैसे खनिजों की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीजें कुछ समय पर, कुछ आपके इस पे पर्यावरण पर, और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आशा है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आज हमारे खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। काफी लेंथी था, लेकिन आपको मेरे को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, मैंने साथ साथ इसकी बोर्ड की फोटो भेज रही हूँ, आप वहां से देख लीजिए, उसको क्लियर करते हुए चलिए, बार बार ऑडियो वीडियो को सुनिए,
ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।